Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, students. Hello. Hello. बच्चों आवाज आ रही है? Yes, sir. हेलो. Yes, sir. हेलो. हेलो. Yes, sir. हेलो. सिमरन आवाज आ रही है बच्चे? Yes, sir. हेलो सिमरन. जसप्रीत. Yes, sir. हेलो. Yes, sir. हेलो. Yes, sir. हेलो. 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 हेलो बच्चों आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. पहले नहीं आ रही थी आवाज? आ रही थी, हम बोल रहे थे, आप रिप्लाई नहीं कर रहे थे. अच्छा, मुझे नहीं आ रही थी आवाज. चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और अगर किसी बच्चे ने रिवीजन करनी है, पुराने चैप्टर्स के टॉपिक नहीं क्लियर, तो उसका इवनिंग टाइम क्लास होती है. इवनिंग टाइम आप स्टार्टिंग से मतलब जो भी चैप्टर आपके जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, तो जसप्रीत आप भी क्लास लगा सकते हो. उसके अंदर मैं इवनिंग टाइम के अंदर दूसरे चैप्टर्स कवर करूंगा, लाइक करंट, कैपेसिटर, जो आपने नहीं किए वो क्लास में. ठीक है बच्चे? तो अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं. एक मिनट. यस बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. मैग्नेटिज्म हमारा नया चैप्टर है. मैंने आपका इसको रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेजा है, तो रिकॉर्डेड आपने लगाना है.
और उसके अंदर मैंने थ्योरी लिखवाई हुई है। यहाँ पर मैं बेसिक चीजें आपको पहले तो मैग्नेटिज्म की समझाऊंगा, फिर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। आज पहले चीजें समझेंगे बेसिक, आज फॉर्मूले ही समझेंगे। जो मैंने 2 लेक्चर्स में आपको भेजा है वही मैं आज समझाऊंगा। मैं चाहता हूँ पहले आपका बेस सा बन जाए, फिर कल से हम न्यूमेरिकल इसके स्टार्ट करेंगे। तो आज चीजें बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म के अंदर देखो बच्चों, सबसे पहले तो जो हमने ये चैप्टर करना है मैग्नेटिज्म, इसके ना 2 पार्ट हैं। जैसा कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि एक कुछ ऐसी खास अट्रैक्टिव पावर होनी जिससे कोई मटेरियल आयरन कोबाल्ट निकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कुछ खास अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, राइट। तो अब जो मैग्नेटिज्म होता है बच्चों, इसके 2 चैप्टर होते हैं। एक तो मैग्नेटिज्म का चैप्टर है बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये एक चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर है बच्चों प्योर मैग्नेटिज्म। यानी कहने का मतलब एक तो करंट की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट करनी, और एक प्योर मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको स्टडी करना। सबसे पहले हम यहाँ पर जो करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे जनरेट होती हैं, कैसे करंट की वजह से हम कह सकते हैं उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस चीज को हम समझेंगे सबसे पहले चैप्टर में, फिर हम प्योर मैग्नेटिज्म की बात करेंगे बच्चों। अच्छा, आपको कुछ याद है थोड़ा बहुत वैसे बेसिक, अगर क्लास 10th में आपने पढ़ा हो कि मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक स्पेशल मटेरियल होता है जो आयरन कोबाल्ट निकल मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है बच्चों, मैग्नेट का एक साउथ पोल होता है। याद है किसी को? हल्का सा वैसे ही मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, अभी वो टॉपिक नहीं है हमारा। टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैं 10th की रिवीजन करवाना चाहता हूँ हल्की सी। बच्चों मैग्नेट क्या होता था? जिसका एक साउथ पोल होता था, एक नॉर्थ पोल होता था, ये याद है आपको? यस, ओके। और इसके अंदर बच्चों नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन बाहर निकलती थी, साउथ पोल के अंदर एंटर करती थी, ये चीज याद है आपको? यस नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करती थी, तो ये एक क्लोज लूप बनाती थी ऐसे, है ना। अब मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ होती हैं, इनसाइड द मैग्नेट क्या होती हैं? साउथ टू नॉर्थ होती हैं। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। और इसके बाद आपने फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ा ही है। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज लाइन जो चार्ज होता है वो फील्ड लाइन छोड़ता है या फिर गेन करता है? पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइन छोड़ता है या खाता है? छोड़ता है। पॉजिटिव छोड़ता है और नेगेटिव क्या करता है? फील्ड लाइन खाता है। पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलेंगी और नेगेटिव क्या करेगा? इसको खाएगा, बच्चों ऐसा ही होता है। पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव की तरफ चली जाती है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव की तरफ जाती है। अब आप ध्यान से देखो, मैं वैसी जर्नल बातें कर रहा हूं, अभी मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा, जस्ट जर्नल बातें। अभी आप ये देखो कि यहां पर फील्ड लाइन कौन सा चार्ज छोड़, कौन सा पोल छोड़ रहा है? नॉर्थ पोल। यहां पर कौन सा चार्ज छोड़ रहा है? यस बच्चों, यहां पर कौन सा चार्ज फील्ड लाइन छोड़ रहा है? पॉजिटिव चार्ज छोड़ रहा है। तो इट मींस नॉर्थ पोल किसकी तरह काम करता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है। अच्छा, यहां पर फील्ड लाइन कौन खा रहा है? नेगेटिव चार्ज। यहां पर किसके पास जा रही है? आउटसाइड द मैग्नेट बात कर रहा हूं मैं। यहां पर किसके पास जा रही है? साउथ पोल के पास। तो हम क्या कह सकते हैं, जो साउथ पोल होता है वो बच्चों किसकी तरह काम करता है? माइनस क्यू चार्ज की तरह काम करता है, नेगेटिव चार्ज की तरह साउथ पोल काम करता है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस। इसके बाद बच्चों आप ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाती हैं, जिसकी वजह से ये क्लोज लूप बनाती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव पर खत्म। नेगेटिव से नहीं निकलती तो ये क्लोज लूप नहीं बनाती। दोनों में मेजर ये डिफरेंस होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म्स अ क्लोज लूप बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द
नेगेटिव चार्ज। क्लियर? ये तो मैंने बेसिक चीजें कुछ बताई थी, लेकिन हमारा चैप्टर है बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस चैप्टर को हम समझते हैं बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों इसके अंदर क्या है, एक ऑस्टर्ड साइंटिस्ट था, उसने देखा कि जब किसी करंट कैरिंग वायर के पास एक हम मैग्नेट रख देते हैं, करंट कैरिंग वायर के पास बच्चों एक मैग्नेट रख देते हैं जिसका नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। बच्चों जो मैग्नेट होता है वो किसका मिलकर बना होता है, पता है तुम्हें? ये मैग्नेट किससे मिलकर बना होता है? मैग्नेट जो ये मैग्नेटिक कंपास होती है, ये छोटे छोटे मैग्नेट की मिलकर बनी होती है। अब अगर इस मैग्नेटिक कंपास को अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास रख देते हैं तो ये अचानक से क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो कर देता है। डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब इस करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या है, कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स है जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक नीडल अपनी डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो ऑस्टन ने कहा किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास, उसके आसपास क्या होता है बच्चों, करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसी की वजह से तो जो करंट कैरिंग वायर्स होती हैं उनको ऊपर से रैप किया जाता है, आपने देखा होगा इंसुलेट किया जाता है, प्लास्टिक कवर चढ़ा दिया जाता है, ताकि अगर करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर हम उसको प्लास्टिक कवर नहीं चढ़ाएंगे वायर के ऊपर तो वो क्या हो जाएगा, हमें अपनी तरफ वायर खींच लेगी ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ओस्टन ने बताया बच्चों किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, पहला स्टेप जो ओस्टन ने बताया। फिर इसके बाद इसने ये बताया अगर ये करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, करंट ऐसे जा रहा है, इसको मैंने उल्टा कर दिया ऐसे, तो इसकी डिफ्लेक्शन चेंज हो जाती है। नीडल ने डिफ्लेक्शन उल्टी तरफ शो करनी है, डिफ्लेक्शन चेंज होने से जो करंट की डायरेक्शन को चेंज करने से डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाती है, नीडल की बच्चों चेंज हो जाती है। ये दूसरा था। तीसरा क्या था, उसने तीसरा देखा जो ये करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चों, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होता है, इसके प्लेन में नहीं होता। कहने का मतलब अगर मैं नीडल को इस वायर के ऊपर रख दूं तो ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करती। तो ये मेजर जो ओस्टन ने कुछ अपने रिजल्ट निकाले, पहले ऑब्जर्वेशन की फिर उसके बाद रिजल्ट निकाले, रिजल्ट निकालने के बाद उसका सबसे एंड कंक्लूजन ओस्टन का क्या था कि करंट कैरिंग वायर क्या करती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है उसके परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर। बच्चों ओस्टन ने क्या कहा, हमारे पास करंट कैरिंग वायर, यस ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स परपेंडिकुलर प्लेन। बस ये ऑस्टर्ड का कंक्लूजन था। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, जब ऑस्टर्ड ने हमें ये बता दिया बच्चों करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसको बताने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, इसको बताने के लिए जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, इसके पास दो चीजें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड, दूसरा हो गया डायरेक्शन। ये दो चीजें होंगी इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। बच्चों जो ऑस्टन ने कहा था करंट कैरिंग वायर की वजह से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके पास दो चीजें होंगी, एक इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और एक इसके पास डायरेक्शन होगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बताने के लिए हम बच्चों दो लॉज पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ जो होगा वो होगा बायोट-सैवर्ट लॉ, सेकेंड जो लॉ होगा बच्चों एम्पियर सर्कुटल लॉ। इन दो लॉज ने हमें बच्चों क्या बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस बच्चों, इन दो लॉज ने हमें बताया मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन के लिए। ये मैग्नीट्यूड के लिए दो लॉ हैं भी कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को बताने के लिए काफी रूल्स हैं। डायरेक्शन को बताने के लिए हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल है बच्चों।
एक तो ये रूल है राइट हैंड थंब रूल, और कौन सा रूल है बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए? राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। ये हमारे पास बच्चों दो रूल है। सबसे पहले मैं आपको राइट हैंड थंब रूल बता दूं कि राइट हैंड थंब रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताते हैं। देखो आप वीडियो के अंदर देखो ध्यान से जो मैं बता रहा हूं। राइट हैंड थंब रूल क्या कह रहा है? कहता कि आप पेन को अपने हैंड के अंदर ऐसे पकड़ लो, पेन को अपने हैंड के अंदर पकड़ लो। वीडियो के अंदर आपको देखो दिखाई दे रहा है सभी को? यस, हाँ जी बच्चों, वीडियो के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। पेन को अपने हैंड के अंदर पकड़ लो और थंब को जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अपने रखना है। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थंब को भी ऊपर को रखो। अब थंब को ऊपर को रखने के बाद इन फिंगर्स को आप ऐसे गोल गोल घुमाओ, तो ये फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की बच्चों डायरेक्शंस बताएंगे। यानी करंट कैरिंग वायर में अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडेड सर्कुलर फॉर्म में होंगे। यस बच्चों, यहां तक देखो क्लियर हो गया आपको? ये हमारे पास राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल ने बताया कि किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, अगर कंडक्टर स्ट्रेट हो तो आप करंट को वायर की डायरेक्शन में, सॉरी थंब को आप करंट की डायरेक्शन में रख लो और फिंगर को अपनी टर्न करो, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी। बच्चों ये कौन सी डायरेक्शन बनी? यस, ये कौन सी डायरेक्शन बनी? ये वाली क्लॉकवाइज बन गई या एंटी क्लॉकवाइज बन गई? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। यानी कहने का मतलब अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों। अगर करंट डाउनवर्ड होगा तो आप करके देखो, करंट थंब को डाउनवर्ड कर दो और फिंगर को घुमाओ गोल गोल। अब बताओ। यस, क्लॉकवाइज। तो ये बन गई बच्चों क्लॉकवाइज। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, जो राइट हैंड थंब रूल है इसको हम दो पार्ट में यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल को एक तो हमारे पास स्ट्रेट वायर के लिए और एक हम बच्चों यूज करते हैं सर्कुलर वायर के लिए। राइट हैंड थंब रूल को बच्चों हम दो पार्ट्स के लिए यूज करते हैं, एक स्ट्रेट वायर के लिए और एक सर्कुलर वायर के लिए। यहां पर बच्चों करंट स्ट्रेट वायर में जा रहा है, आई करंट जो जा रहा है बच्चों स्ट्रेट वायर में जा रहा है। अगर यही करंट किसी सर्कुलर वायर में जाने लग जाए, सर्कुलर वायर का मतलब करंट ऐसे सर्कुलर वायर में जाने लग जाए, या तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, ऐसे जाने लग जाए करंट। बच्चों पहले तो मैं आपको यह बता दूं, जो जहां पर भी सर्कुलर वायर आ गई ना, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सर्कुलर वायर को पोजीशन करने के काफी मेथड होते हैं, देखो ध्यान से समझो। एक तो ऐसे सर्कुलर वायर आ सकती है, अगर ऐसे सर्कुलर वायर आएगी तो आपको ऐसे सर्कल दिखाया होगा। ऐसे भी सर्कुलर वायर आ सकते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर वायर। आपको बच्चों ऐसे भी सर्कुलर वायर आ सकती है, इसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर वायर। वर्टिकल को इस तरह पोजीशन में भी रखा हुआ आ सकता है। यस बच्चों, अगर तो ऐसे आएगी, याद रखना, अगर ऐसे आएगी सर्कुलर वायर तो उसका सिंबल कुछ ऐसा होगा। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर कोई सर्कुलर वायर ऐसे रखी होगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उसने ये नहीं कहना हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है, उसने ये कहना है बच्चों कि जो सर्कुलर वायर है ये इस शेप की है। इस शेप का मतलब होता है कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर वायर है, ये एलिप्स नहीं है। अगर बच्चों उसने कहा ये वर्टिकली ऐसे रखी है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर वायर है। अगर वो कह देगा वर्टिकल सर्कुलर वायर ऐसे रखी है, तो इसका मतलब ये जो शेप ड्रॉ की होगी वो ऐसे ड्रॉ की होगी बच्चों। इसका मतलब होता है वर्टिकल सर्कुलर वायर।
वर्टिकल सर्कुलर वायर, किसी ने कंफ्यूज नहीं होना, जहां पर आपको शेप दी होगी ऐसी तो उसका मतलब होता है वर्टिकल सर्कुलर वायर, जहां पर शेप दी होगी ऐसी इसका मतलब होगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर वायर। और इसके बाद लास्ट जो शेप है, अगर शेप दी होगी बच्चों ऐसी, ये वाली शेप, तो इसका मतलब ये वाली शेप है ऐसे। क्लियर है बच्चों? ये है साइड व्यू, इसको बोलते हैं साइड व्यू, ऐसे साइड व्यू, साइड नहीं सॉरी फ्रंट व्यू। आप इसको फ्रंट से देखोगे ना, फ्रंट से आपको ऐसे दिखेगा, ये फ्रंट व्यू। यस बच्चों, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, सर्कुलर वायर जा तो ऐसे दी होगी, जा ऐसे दी होगी, जा ऐसे दी होगी। अगर सर्कुलर वायर ये शेप की है तो इट मींस कौन सी सर्कुलर वायर है बच्चों? ये दो सर्कुलर वायर्स दी हुई है, तो इसका मतलब कौन सी सर्कुलर वायर है? वर्टिकल। वर्टिकल, वेरी गुड। अब बच्चों वर्टिकल सर्कुलर वायर यानी इस तरह है हमारे पास, मैं ऐसे कह दूं ये वाली वर्टिकल सर्कुलर वायर ऐसे है, ठीक। अब जो इस वाली सर्कुलर वायर के अंदर, आप वीडियो में देख सकते हो, इस वाली सर्कुलर वायर के अंदर अगर वीडियो में किसी को क्लियरिटी नहीं होगी तो मुझे बता देना, मुझे नहीं पता लग रहा भी क्लियर है या नहीं है। हमारे पास ये सर्कुलर वायर है बच्चों, इस सर्कुलर वायर में अगर करंट दो मेथड से जा सकता है, जा तो एंटी क्लॉकवाइज और जा फिर क्लॉकवाइज। इस सर्कुलर वायर में बच्चों करंट दो तरीके से जा सकता है, जा क्लॉकवाइज जा फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? इसके बाद बच्चों अगर मैं कह दूं सबसे पहले तो करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे देखना, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी? यस, कोई बता सकता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? करंट अगर ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, करंट को अब जो राइट हैंड थंब रूल मैंने आपको बताया था, इसके इसको दो तरीके से यूज करना है। अगर करंट स्ट्रेट वायर में है तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है, अगर करंट सर्कुलर वायर में है तो फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखना है। अब बच्चों करंट जो जा रहा है सर्कुलर वायर में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो अब फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखना है। स्ट्रेट वायर में हमने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा था, सर्कुलर वायर में याद रखना है बच्चों फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखना। अब करंट अगर ऐसे जा रहा है तो फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखा, थंब हमें क्या देगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड किधर को होएगी बच्चों? अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड रिंग से बाहर निकल रही है। देखो आप थंब मेरा कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है कि नहीं? यस बच्चों, क्लियर है? अगर हमारे पास करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो फील्ड लाइन रिंग से क्या होंगी बच्चों? बाहर निकलेंगी, अवे फ्रॉम द रिंग होंगी। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ओके, अच्छा आप ये देखो, अगर क्लॉकवाइज होंगी, क्लॉकवाइज रोटेट करके देखो अपनी फिंगर को। जब क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो थंब हमारा कहां जा रहा है? देखो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग, है ना? थंब हमारा जा रहा है सेंटर ऑफ द रिंग की तरफ। कब बच्चों? जब करंट क्लॉकवाइज है। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो अवे फ्रॉम द रिंग, जब क्लॉकवाइज है तो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग। ये चीज आप याद कर लोगे। यस बच्चों, अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, इसमें इसकी वजह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पड़ी है, देखना ये हॉरिजॉन्टल पड़ी है, यहां पर दिखाना एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर को है? अपवर्ड को है ना? देखो अगर हॉरिजॉन्टल रख दी तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों? अपवर्ड। अगर क्लॉकवाइज रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इसके अंदर, पेज के अंदर जा रही है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये हमारे पास राइट हैंड थंब रूल है जिसको हम यूज करके बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ये दोनों रूल मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर उसकी थ्योरी लिखवाई है, आप थ्योरी वहां से लिख सकते हो। मैं यहाँ थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, मैं यहाँ आपको चीजों को समझाऊंगा ओनली। ठीक है बच्चों?
अब इसके बाद, हाँ जी बच्चे, हेलो हेलो, हेलो सर। हाँ बच्चे, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बच्चे आवाज क्लियर नहीं आ रही आपको? हेलो बच्चे, कोई यस बात सर। नहीं, ये ना क्लास के बाद ना मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी सेंड कर दूंगा, यही लेक्चर आपसे जितना लगाया जाता है उतना लगा लो, यही लेक्चर मैं आपको रिकॉर्डेड सेंड भी कर दूंगा, ठीक है? उसके अंदर क्लियर होगी आवाज बिल्कुल, दोबारा फिर लगा लेना आप, ठीक है ना? थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, फिर ठीक हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, इसके बाद अगर मैं बात करूं राइट हैंड पाम रूल, एक और रूल है हमारे पास, राइट हैंड पाम रूल। यस बच्चों, ये आपको राइट हैंड थंब रूल तो क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है राइट हैंड थंब रूल तक? हाँ जी, राइट हैंड थंब रूल तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये अगर ऐसे करंट जा रहा है, बताओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी? ये साइड व्यू है, ऐसे है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? इससे अवे होगी कि नहीं? यस बच्चों, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, करके देखो, घुमाओ, और फिंगर थंब कहां जा रहा है? इधर को जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, करंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा कोई कैसे बनेगी? करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी इस पॉइंट पर? इनवर्ड बनेंगे सर। टू वर्ड्स, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है यहां तक। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर ये पड़ी है इसमें बनाना, इसके बाहर को निकलेगी, बाहर को यानी ऊपर को जाएगी, ऊपर को मैं ऐसे बना देता हूं। अगर ये क्लॉकवाइज होगी तो कैसे बनेगी? क्लॉकवाइज होगी तो कैसे बनेगी? इसके अंदर को जाएगी रिंग के, ठीक है बच्चों? अगर ये पड़ी है यहां पर रिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां को जा रही है? बाहर को, आउट ऑफ द पेपर। एक बात और याद रखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड पेपर से बाहर को निकले तो बच्चों उसको लिखते हैं डॉट सर्कल। मैग्नेटिक फील्ड अगर पेपर से बाहर निकले तो इसका मतलब होता है डॉट सर्कल। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इनटू द प्लेन ऑफ पेपर को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस सर्कल के साथ। क्रॉस सर्कल का मतलब होता है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी फिर इनवर्ड, इसको बोलते हैं इनवर्ड, और इसका मतलब होता है बच्चों आउटवर्ड। यहां तक क्लियर हो गया? तो हम आगे चले। यस सर। ओके, यहां तक बच्चों मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल बताया, उसको हम दो तरीके से यूज करेंगे, एक तो स्ट्रेट वायर में यूज करेंगे बच्चों, एक हम सर्कुलर वायर में यूज करेंगे। स्ट्रेट वायर में मैंने आपको बताया थंब को करंट की डायरेक्शन में रख के फिंगर को कर्ल करो तो वो आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। सर्कुलर वायर में मैंने आपको बताया फिंगर को आप करंट की डायरेक्शन में रखो तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अब बच्चों एक राइट हैंड पाम रूल होता है, उसको मैं पहले एक कॉन्सेप्ट करवा दूं, फिर मैं आपको करवाऊंगा राइट हैंड पाम रूल। अब इसके बाद हमारे पास जो बच्चों कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड। देखो सबसे पहले तो हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी सीखनी है। मैंने आपको दो रूल बताए, एक बताया बच्चों बायोट-सावर्त लॉ, और दूसरा मैंने आपको बताया था एम्पियर-सर्कुलर लॉ। दो रूल हैं, इन दो रूल की हेल्प से हम बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला रूल है बच्चों बायोट-सावर्त लॉ। बायोट-सावर्त लॉ क्या होता है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करते हैं? अभी मैंने आपको डायरेक्शन बताई है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना नहीं बताया। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हमारे पास दो रूल हैं, एक बायोट-सावर्त लॉ है और एक है हमारे पास एम्पियर-सर्कुलर लॉ। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बच्चों बायोट-सावर्त लॉ की। बायोट-सावर्त लॉ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? सबसे पहले तो बच्चों बायोट-सावर्त लॉ ने कहा, कहता अगर किसी भी शेप के कंडक्टर में करंट है आई,
किसी भी शेप के कंडक्टर में करंट है आई, उसकी वजह से हमने पी पॉइंट पर बच्चों क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर यहां तक? इसके बाद ये जो आर डिस्टेंस होता है, ये वाला आर डिस्टेंस, ये एंगल बना रहा है बच्चों थीटा। इस किससे थीटा बना रहा है? इस करंट कैरिंग वायर के छोटे से टुकड़े के साथ, जिसको हम बोल देते हैं डीएल लेंथ। इस करंट कैरिंग वायर के छोटे से टुकड़े की लेंथ को बोल देते हैं डीएल। अब बच्चों ये जो करंट आईडीएल, जो ये आईडीएल होता है, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। बच्चों इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी छोटी सी होती है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बच्चों बायोट सेवर्ट लॉ है। बायोट सेवर्ट लॉ ने कहा, कहता किसी भी स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है पी पॉइंट पर, वो कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? अब इसके अंदर जो म्यू नॉट होता है बच्चों, इसको बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। जैसे हमने लास्ट इलेक्ट्रोस्टैट में एप्सिलॉन नॉट किया था, उसी तरह हम म्यू नॉट कर रहे हैं। ये होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है बच्चों 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। जैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती थी, आपको याद है, 8.854 इंटू 10 की पावर -12। इन द सिमिलर मैनर म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये बायोट सेवर्ट लॉ है। दोबारा फिर समझ लो, बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता है? किसी भी करंट कैरिंग वायर के छोटे से टुकड़े की वजह से पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी छोटी सी होगी। उसकी वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगी बच्चों। इसके अंदर म्यू नॉट की जो वैल्यू होगी वो बच्चों होगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होगी। क्लियर? इन वेक्टर फॉर्म, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं बच्चों, तुम्हें याद है वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम, ये तो मैग्नीट्यूड है सारा, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड है। अगर मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मुझे डायरेक्शन भी साथ में लिखनी पड़ेगी। डायरेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट कैप। ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा। अब इसके बाद आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू सभी को पता होगी। यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है? यस, यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है? आईडीएल, यस, यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है? आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड होती है। ऊपर आर वेक्टर हो गया तो मैं लिख सकता हूं आईडीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन नीचे लिख दूंगा आर क्यूब। ये मेरा वेक्टर फॉर्म हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि ये वेक्टर फॉर्म कैसे लिखी है। यस, किसी को कोई डाउट है? यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है आर कैप की आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड। ऊपर मैंने आर वेक्टर लिख दिया, साइन को हटा के मैंने क्रॉस लगा दिया, नीचे जो आर आया, आर स्क्वायर पहले था तो ये बच्चों आर क्यूब बन गया। ये मेरे पास आ गया बायोट सेवर्ट लॉ आ गया बच्चों। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे चलते हैं। यस बच्चों, एनी डाउट? इसके बाद हमारे पास करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, ये तो बच्चों हमारे पास ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है बायोट सेवर्ट लॉ का। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। किसी भी करंट कैरिंग वायर के छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये यूज नहीं होती वेक्टर फॉर्म। इसको मैं एक फॉर्म में और लिख रहा हूं, लेकिन उसका अभी यूज नहीं है, इस फॉर्म का अभी यूज नहीं है बच्चों। करंट डेंसिटी तुम्हें पता है, करंट अपॉन एरिया होती है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ से डिवाइड कर दिया। आईडीएल नीचे लिख लिया बच्चों वॉल्यूम,
आईडीएल किसके इक्वल हो गया बच्चों, जे डी वी वॉल्यूम। यानी मैं आईडीएल की जगह बच्चों क्या पुट कर सकता हूं, यहाँ आईडीएल की जगह जे डी वी पुट कर सकता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला और आ गया बच्चों, ये आ गया जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इंटू डी वी अपॉन आर क्यूब। ये हमारे पास बच्चों एक फॉर्मूला और आ गया बायोट सेवर्ट लॉ का इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, लेकिन हमने यही यूज करना है। अब मैं आपको फटाफट सबसे पहला कंसेप्ट आज का करवा रहा हूं, जो मैंने आपको लेक्चर भी भेजा हुआ है, वो आप लगा लेना लेक्चर, उसके साथ के मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं, उसके अंदर ये बेसिक मैंने आपको टर्म्स यहाँ पर बताई हैं। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, मैंने कॉपी के अंदर करवाया है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। अगर हमने किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है बच्चों, तो सबसे पहला रूल है कि आप पी पॉइंट से वायर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, उसको हमने डी मानना है। अब इनके दोनों एंड्स को आपने ज्वाइन कर देना है, एक एंड φ1 एंगल बना रहा है, दूसरा एंड φ2 एंगल बना रहा है। तो मैंने ये डेरिवेशन आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में करवाई है, उसके अंदर आप डेरिवेशन रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर कर लेना, और सॉल्व करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड का बच्चों फॉर्मूला जो आ जाता है डेरिवेशन करने के बाद, वो आ जाता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये बच्चों फॉर्मूला हमारा आ जाता है आफ्टर सॉल्विंग दिस डेरिवेशन। डेरिवेशन को करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं ध्यान से देखना। डी क्या है, व्हाट इज डी, डी क्या है, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। दोबारा फिर समझो बच्चों, डी क्या है, डी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से, वायर से, कहां तक, जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ये याद रखना है। φ1 φ2 क्या है, इट इज द एंगल फ्रॉम परपेंडिकुलर टू, यस बच्चों, ये परपेंडिकुलर से वायर का एक एंड का एंगल है, और सिमिलरली वायर का परपेंडिकुलर से दूसरी डायरेक्शन में एंगल है, वो बच्चों φ2 है। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट है यहां तक? इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसकी कुछ अजम्पशन भी है इस फॉर्मूले में। अगर आप कहो ये देखो ये दोनों φ1 φ2 सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां डेरिवेशन में आया प्लस का φ1 φ2। अगर ये φ2 भी ऊपर को होता तो मैं एक φ1 को प्लस मानना था, एक φ2 को मैंने माइनस मानना था, क्योंकि ये डेरिवेशन मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में मान के जब सोल्व की तो यहाँ प्लस आ गया, φ1 प्लस आ गया, φ2 प्लस आ गया। इट मींस जब भी परपेंडिकुलर से φ1 φ2 ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो बच्चों प्लस के होंगे, लेकिन अगर ये दोनों φ1 φ2 सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ये बच्चों माइनस के होते हैं। यस बच्चों, क्लियर यहां तक? इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो वायर है करंट कैरिंग वायर, इस अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाए, बहुत बड़ी वायर हो जाए, अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग हो गई बच्चों, यस बच्चे, अगर ये वायर इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाए, अब आप ध्यान से देखो, पहले तो एंगल था परपेंडिकुलर से ये वाला, अब ये वायर बड़ी होती जा रही है तो एंगल ये बढ़ता जा रहा है बच्चों, ये बहुत बड़ी होगी तो हमें इसके पैरेलल ही चलना पड़ेगा, यानी ये एंगल बच्चों φ1 हो जाएगा 90। सिमिलरली ये भी बहुत बड़ी होगी तो ये एंगल φ2 कितना हो जाएगा बच्चों 90। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना था, बी म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90। ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया म्यू नॉट आई 4 पाई डी 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये कट गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी आ गई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। बच्चों याद रखना, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी।
अगर यही वायर मैं आधी कर दूं, सेमी इनफाइनाइट आधी कर दी, ये नीचे वाला हिस्सा मैंने काट दिया, ये आधी वायर होगी, तो फाई 1 कितना हो गया? यस 90 डिग्री। फाई 2 कितना हो गया? 0। हमें इस एंड को देखने के लिए बच्चों घूमना ही नहीं पड़ रहा। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 0। तो ये बन गया बच्चों म्यू नॉट 4 पाई डी, ये आ गया। अगर ये बच्चों एंगल इक्वल हो जाते हैं, अगर मैं कह दूं ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये फाई 1 भी फाई हो गया और फाई 2 भी फाई हो गया, तो हो जाएगा बी म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन फाई प्लस साइन फाई। तो ये बन गया बच्चों म्यू नॉट आई 4 पाई डी 2 साइन फाई, 2 से 2 कट गया, म्यू नॉट आई साइन फाई 2 पाई डी। ये हमारे पास बच्चों रिजल्ट आ गए। आप ये रिजल्ट मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर अच्छी तरह भी करवाए हुए हैं, उसके अंदर देख सकते हो, उसके अंदर न्यूमेरिकल भी करवाए हुए हैं, वो भी देख सकते हो। कल मैं इसके साथ की और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी आपको करवाऊंगा। दोनों ही कंसेप्ट आप दोनों लेक्चर आज लगा के फटाफट उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है बच्चों? बाकी कल मिलते हैं। ओके बाय।